यूनिट सेकंड, ऊर्जा संसाधन या एनर्जी रिसोर्सेज। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह एक प्रणाली का दूसरी प्रणाली पर कार्य करने की क्षमता से संबद्ध होता है। इसके प्रकार अगर देखा जाए तो रासायनिक ऊर्जा के स्रोत लकड़ी व गोबर है। जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें हैं। विद्युत ऊर्जा के स्रोत ताप, बिजली घर, जल विद्युत ऊर्जा और वायु विद्युत ऊर्जा है। इसके अतिरिक्त सूर्य ऊर्जा, इसके अलावा लहरों से उत्पन्न ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा को अगर संसाधन के रूप में देखा जाए तो दो प्रकार में बांटा जा सकता है। एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, एक गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा सोर्स में कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैस, ताप ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा आती है। जबकि गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऊर्जा वृक्षारोपण, नगरीय वेस्ट सीवेज से उत्पन्न ऊर्जा, गन्ने की खोई से उत्पन्न ऊर्जा, पशुओं व मानव अपशिष्ट से उत्पन्न ऊर्जा, धुआं विहीन चूल्हे जो कि ऊर्जा की बचत में कार्य करते हैं, इसके अलावा सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। परंपरागत स्रोतों को अगर पुनः विचार किया जाए तो कोयला देश का लगभग 7% औद्योगिक ऊर्जा उत्पादन कोयले से होती है। 98% कोयला दामोदर वैली में गोंडवाना काल 550 करोड़ वर्ष पूर्व से 18 करोड़ वर्ष पूर्व की चट्टानों में पाया जाता है। कोयले के भंडार रानीगंज, झारिया, गिरडीह, बोकारो तथा करणपुरा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नदी वैली से संबंधित भंडार गोदावरी वैली, महानदी वैली, सोन वैली तथा वर्धा वैली में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की सतपुड़ा रेंज में भी कोयला खनन होता है। भारत में कोयला खनन 1774 से प्रारंभ हुआ। आज़ादी के बाद यह कार्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। कोयला भंडार जहाँ तक सवाल है, 1989 के लिए किए गए GIS सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कोयले का भंडार भारत में 107 ट्रिलियन टन या खरब टन है। उपलब्धता भारत में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में कोयले का भंडार पाया गया है। अधिकतर ताप विद्युत संयंत्र खदान वाले क्षेत्र में ही स्थित हैं। उत्पादन 1951 में 35 मिलियन टन, 1985 से 1990 में 180 मिलियन टन। लिग्नाइट इसे भूरा कोयला भी कहते हैं तथा यह कम गुणवत्ता वाला होता है। इसका भंडार नेवली तमिलनाडु में है लगभग 90% और 3300 मिलियन टन है। इसमें 600 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। दूसरा है तेल व प्राकृतिक गैस। क्षेत्र लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के समतल स्थानों पर, गुजरात, थार के मरुस्थल में एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। आज़ादी से पहले आसाम एकमात्र राज्य था जहां तेल का दोहन हो रहा था तथा इसकी रिफाइनरी डिगबोई में थी। स्वतंत्रता के बाद में गुजराल प्लेन रिफाइनरी बॉम्बे कोस्ट 115 किलोमीटर समुद्र में है। सर्वाधिक भंडारित क्षेत्र बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बाड़मेर में भी इसका उपलब्धता मिली है। सागर सम्राट नामक ऑफशोर ड्रिल करने वाला प्लेटफॉर्म सर्वप्रथम जापान से मंगवाया गया था, जिससे तेल के खोज में तेजी आई। यद्यपि गैस भंडार साधारणतः वहाँ पाए जाते हैं जहाँ तेल पाया जाता है, लेकिन भारत में कुछ स्थानों पर जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में भी गैस के भंडार पाए गए हैं। अब है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को अगर देखा जाए तो पवन ऊर्जा इसके अंतर्गत आती है। इसका उपयोग मूलतः ज़मीन से पानी निकालने के लिए किया जाता है और खेतों की सिंचाई में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के लिए भी किया जाता है, जैसे जैसलमेर, गुजरात और तमिलनाडु में हो रहा है। ऐसा आकलन किया गया है कि पवन ऊर्जा से 2000
मेगावाट तक विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है। पवन ऊर्जा का उपयोग गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि में अधिक जल्दी से आरंभ हुआ। 1887 तक 1750 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर हो चुका था। इस हानि रहित ऊर्जा के उपयोग के लिए क्या किया जाए? पवन ऊर्जा का नक्शा वार्षिक डाटाज के आधार पर क्षेत्र विशेष में किया जाता है। यह पवन की गति 10 मीटर ऊंचाई पर नापी जाती है, जिससे पवन चक्की चलाने में सर्वोत्तम स्थान चुना जा सके। अधिक पवन गति वाले स्थान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के समुद्री तट, कर्नाटक में कुछ भाग एवं अरब सागर के स्थित टापू आते हैं। इसके बाद में है ज्वारीय ऊर्जा। यह ऊर्जा का सर्वाधिक असीमित स्रोत है। लहरों की उत्पत्ति वायु द्वारा समुद्र के जल स्तर में सतत घटने बढ़ने के द्वारा ज्वार भाटे के रूप में होती है। खाड़ी प्रदेश विशेष रूप से इस ऊर्जा के लिए सर्वोपयुक्त स्थान होता है, जहां हाई टाइड संकरे स्थान में पानी घुसता है और जिससे मशीनों में गति होती है। भारत में ऐसे 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं, एक तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में और दूसरा सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में। अगला है थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा पैदा करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम तथा गैस कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आते हैं। ये स्रोत खनिज उद्गम वाले होते हैं तथा जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ये संसाधन सीमित हैं, इन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। यह ऊर्जा स्रोत सर्वसुगम है तथा उद्योगों, खेती, वाहन, घरेलू उपयोग में इसकी मांग सर्वाधिक है। 1988 से 89 में इस संसाधन द्वारा जनित विद्युत ऊर्जा की मात्रा 4 मिलियन किलोवाट थी, जो कि जल विद्युत ऊर्जा से दोगुनी थी। सन 1950 में 10,000 सर्किट किलोमीटर विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बनी, जो कि 1987 में 1,71,000 हो गई। इसके अतिरिक्त हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन 400 केवी की है, जो 16,000 किलोमीटर तथा 220 केवी की 55,855 किलोमीटर हो गई। भारत में ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की केवल 53% क्षमता ही कार्य कर रही है। इसे बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। ये तापीय ऊर्जा का स्रोत हुआ। अब है नाभिकीय ऊर्जा। भारत में कुछ नाभिकीय खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विभिन्न खदानों में इनका विवरण निम्नलिखित है। यूरेनियम खदानें सिंह भूम बिहार के अंदर पाई जाती है। केरल में के समुद्री तट पर पाए जाने वाली मोनोडाइट रेत जिससे थोरियम का उत्पादन होता है। तीसरा, बिहार के पल्सर डिपॉजिट्स, जो कि नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत हैं। भारत के पूर्वी पर्वतों पर ईस्टर्न हिल्स हीरालाइट तथा जर्कोनियम का भंडार है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। साथ ही इसमें ग्रेफाइट भी पाया जाता है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापोर गुजरात एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। रावत भाटा कोटा राजस्थान में स्थित है। कालपक्कम तमिलनाडु में तथा नरोरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा वाला है। इसके बाद में जियोथर्मल एनर्जी। भारत में इस ऊर्जा के पर्याप्त भंडार नहीं है, यद्यपि पहाड़ों पर पाए जाने वाले गर्म जल के स्रोतों के रूप में कुछ प्रमाण मिलते हैं। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में इस ऊर्जा के दोहन पर काम चल रहा है। अब है ऊर्जा वृक्षारोपण। बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर, झाड़ियाँ लगाकर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। ये पेड़ बड़े होने पर लकड़ी व चारा आदि और जलाने की लकड़ी के रूप में काम आते हैं तथा ग्रामीणों के रोजगार का जरिया भी बन सकते हैं। गैसिफिकेशन यंत्र के द्वारा इस वृक्षारोपण ऊर्जा से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। अब है शहरी कचरे से ऊर्जा। दिल्ली में में संस्थान से संबंधित एक संयंत्र स्थापित किया गया है, जहां शहरी ठोस कचरा ऊर्जा में परिणत किया जाता है, जिसमें 8 मेगावाट ऊर्जा प्रति वर्ष पैदा की जा सकती है। इस प्रकार के संयंत्र कुछ अन्य शहरों में भी लगाए जा रहे हैं। कुछ शहरों में सीवेज का उपयोग भी ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है। खली आधारित ऊर्जा का संयंत्र। ऐसा माना जाता है कि भारत में गन्ने की खली 200 मेगावाट ऊर्जा
चीनी उत्पादन वाले समय में कर सकती है। एक सामान्य चीनी मिल में 10 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें से 4 मेगावाट ऊर्जा उस मिल में ही खर्च हो जाती है, जबकि 6 मेगावाट ऊर्जा को ट्यूबवेल से पानी निकालने आदि में कृषि कार्यों में दिया जा सकता है। स्थानीय ग्रिड से भी इसको जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार के अन्य कृषि क्षेत्र आधारित अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी आदि भी इस श्रेणी के अंदर आते हैं। अब पशुपालन फार्म तथा मनुष्य अपशिष्ट से गोबर गैस संयंत्र गांव में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें गोबर, मुर्गी फार्म की बीटों आदि से का उपयोग होता है। ये गोबर गैस संयंत्र किसान को ऊर्जा आवश्यकताओं को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। भोजन बनाने में तथा बल्ब आदि जलाने में इसका उपयोग सामान्यतः होता है। इस ऊर्जा का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए भी किया जा सकता है। ये संयंत्र एकल स्तर पर अथवा पूरे गांव के स्तर पर स्थापित किए जा सकते हैं। बड़े शहरों में सीवेज दूषित जल से भी बायोगैस उत्पन्न की जा रही है। धुआं रहित चूल्हे, लगभग 40 लाख धुआं रहित चूल्हे देश में उपलब्ध हैं, जिसके कारण 20 से 25% जलाने वाली लकड़ी की बचत हो रही है। यद्यपि ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लेकिन ऊर्जा की बचत का एक साधन अवश्य है। इन चूल्हों का उपयोग के कारण लगभग 20 लाख टन जलाने वाली लकड़ी बचाई जा सकती है तथा इसके उपयोग से सामान्य चूल्हों में होने वाली शारीरिक नुकसान, बीमारी आदि से बचा जा सकता है। अब है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की सहायता से भोजन बनाया जाता है, जिसमें कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं आता। 3 लाख से भी अधिक सौर चूल्हे भारत में उपयोग में लाए जा रहे हैं। छोटे व मध्यम श्रेणी की ऊर्जा संयंत्र गांव में लगाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग भोजन बनाने में, पानी गर्म करने में, पानी में से नमक अलग करने में, डिसैलिनेशन में, किसी स्थान को गर्म करने में तथा फसल सुखाने में काफ़ी समय से किया जा रहा है। आजकल विभिन्न राज्यों द्वारा घरेलू और सौर ऊर्जा उत्पादन में सरकार प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन व्यक्ति अपने घर की आवश्यकता के अनुसार पैनल लगाकर कर सकता है। अधिक उत्पन्न हुई ऊर्जा ग्रिड में चली जाती है, जिसके लिए उत्पादित बिजली के हिसाब से व्यक्ति को पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब है इसी क्रम में बहुत से लोग सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर ऊर्जा उत्पादन भी कर रहे हैं। सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है, क्योंकि कोयला तथा पेट्रोलियम कुछ समय के बाद समाप्त होने वाला है। सौर ऊर्जा तथा सोलर सेल दूर दराज के क्षेत्रों में के लिए वरदान है, जहां पर बिजली की उपलब्धता नहीं पाई जा रही है। सभी सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में क्रियाशील हैं, सौर ऊर्जा पर ही चलते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग भी ऑफशोर खनन, पेट्रोलियम आदि के लिए भी किया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ, पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें एक दिन में पड़ती हैं, उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये पूरे विश्व की ऊर्जा की वार्षिक आवश्यकताओं का लगभग 50,000 गुना अधिक होती है। फ्रांस में माउंट लुइस पर्वत पर एक बड़ी सौर ऊर्जा भट्टी बनाई गई है, जिसमें लगभग 3500 छोटे शीशे लगाए हैं। यह भट्टी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप उत्पन्न करती है और सूर्य की ऊर्जा को संकेंद्रित करती है। सौर ऊर्जा कुकर का उत्पादन भारत में 1962 में प्रारंभ हो गया था। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रथम सौर सेल 1954 में बना दिया गया था 1% सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करने में सक्षम था। आधुनिक सेलेनियम सौर सेल की सहायता से यह क्षमता 25 गुना तक बढ़ गई है। अब है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत ऊर्जा। भारत में 23% ऊर्जा बड़े जल विद्युत संयंत्रों द्वारा पैदा की जाती है। भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्षमता 4000 गुना 109 किलोवाट है प्रति घंटा है, जिसमें से अभी तक मात्र 11% का उपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त 25 गुना 10 की पावर 9 किलोवाट ऊर्जा छोटे तथा मध्यम आकार के संयंत्रों से उत्पन्न होती है। धन्यवाद।